नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम इट के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, यानी कि आईएएस परीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद जो है इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पृष्ठभूमि की जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम उन पृष्ठभूमि को जानने से पहले आपको बता दें कि सिविल सेवा को देश के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। और सिविल सर्विस वह स्तंभ है जिस पर सरकार देश के जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, जो रूल्स हैं, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इसको भी हमें पता रहना चाहिए। आपको इस क्लास से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो आप में से कई लोग जो है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता है। बैकग्राउंड आप जब तक नहीं जानेंगे आपको चीज़ें पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें, बातें जो होती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं और ये कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में क्या पृष्ठभूमि रही है, तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और सजेशन भी अपना आप दे सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है सिविल सेवकों का जो है यहाँ पे एनरोलमेंट कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। यानी कि ईस्ट इंडिया के जो सिविल सेवक थे उनका एनरोलमेंट जो है यहाँ पे अब तक डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तन क्या आया? उसके बाद जो है यही चीज़, सेम प्रोसीजर जो है लंदन के हैलीबारी कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जाता था। और ट्रेनिंग दे करके इनको जो है भारत में भेजा जाता था। क्यों? ताकि यहाँ से, यानी कि भारत से जो है यहाँ पे आप रेवेन्यू प्राप्त कर सकें, रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे टैक्सेशन को भी प्राप्त करें और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनिक गतिविधियों को सही से चला सकें। अब क्या है कि भारत में भी सिविल सेवा की जो है तैयारी के बारे में लोग सोचने लगे कि अब जो है भारत में भी अच्छे तौर तरीके से इन सारी चीज़ों को शुरू की जाए। तो शुरू करने के लिए क्या है कि यहाँ पे आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा की अगर बात करें तो 1854 में हम देखने को मिलता है। और ये कहाँ से? तो इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश संसद की प्रवार समिति के लॉर्ड मैकले की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है संरक्षण पर ये सारी चीज़ें आधारित थी। और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा एक जो है एक एंट्रेंस बेस पर ये एग्जाम यहाँ पे शुरू हुआ और ये अस्थायी सिविल सेवा प्रणाली लागू की जाने लगी। अब जो है 1854 में, याद रखिएगा, 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई। स्थापना तो 1854 में हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो 1855 में हुआ। 1855 में ये क्लास यहाँ पे जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, तो इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और फिर यहाँ पे शुरुआत में जो है भारतीय के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा की एग्ज़ाम जो चल रहा था वो सिर्फ लंदन में ही आयोजित किया जाता था। अब उस समय पर जो है सिविल सेवकों की उम्र 23 अधिकतम एज मानी जाती थी और न्यूनतम आयु 18 वर्ष मानी जाती थी।
अगर हम आज की बात करें, अगर हम आज की एज की बात करें, तो 21 न्यूनतम आयु है, और जनरल कैटेगरी के लिए 32 है, और अगर ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं तो 35 एज है, और फिर एससी एसटी के लिए, है ना, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके टाइम पे देखने को मिलता है। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में ताकि यूरोपियन का उस टाइम काल चल रहा था, समय चल रहा था, तो उस टाइम पे जो है यूरोपियन क्लासिक का पेपर जो हुआ करता था, वो काफ़ी अंक का, काफ़ी मार्क्स का रखा गया था, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भारतीयों के लिए जो कैंडिडेट हुआ करते थे, एग्जाम में बैठा करते थे, उनको ये परीक्षा पास करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। लेकिन आपने सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम सुना होगा। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1864 में, जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त करी। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसके साथ साथ अगले 3 साल में जो है 4 अन्य भारतीयों ने भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मूड भारतीयों का बनने लगा कि भाई अब जो है परीक्षा भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि अब भारत में होगा तो क्या होगा, इससे लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आएगी, और जो है आगे ब्रिटिश के लिए काम ना करके इंडिया के लिए काम करेंगे। तो आगे जो है 50 वर्षों तक भारतीयों ने जो है भारत में भी परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए निवेदन किए, परंतु ये सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिश सरकार ने नहीं चाहती थी कि भारतीय इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करें। लेकिन देखिए, समय, कहते हैं कि समय जो है परिवर्तन का दौर आता रहता है। तो यहाँ पे जब प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस टाइम, और मेंटिंग चेम्सफोर्ड के सुधार के बाद यहाँ पे सहमति बनी, और 1922 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है भारत में भी होने लगा। कब से? भारत में कब से पेपर का आयोजन होने लगा? तो 1922 से भारत में भी जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले परीक्षा जो है इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पेपर कहाँ से? इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा, मैप बना करके रख लीजिएगा, और ये पता होना चाहिए कि पेपर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यूपी उस टाइम था, है ना, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पहली परीक्षा जो है शुरुआत हुई, और फिर बाद में जो है दिल्ली में, और दिल्ली में जो है फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। दिल्ली में क्या? फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि भारत में भी पेपर स्टार्ट 1922 से होने लगे, इलाहाबाद में फेडरल लोक सेवा आयोग, दिल्ली में, और फिर यहाँ पे क्या है कि लंदन में जो है परीक्षाओं का आयोजन भी चल रहा था, सिविल सेवा परीक्षा का। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। हमने यहाँ पे आईएएस के बारे में देखा कि कहाँ इसकी शुरुआत हुई और कैसे चलती रही। ठीक, अब इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। अब हम जो है इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में जानते हैं, यानी कि आईपीएस के बारे में जानते हैं कि आईपीएस का पेपर का शुरुआत कैसे हुआ। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो है भारतीय, यानी कि शाही पुलिस के कुछ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे, और उसके द्वारा इनका जो है चयन किया जाता था। और सेवा के लिए प्रथम जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा है, यानी कि एग्जाम, आईपीएस के लिए पहली जो एग्जाम है जून 1893 में, मतलब 1898 में जो है 1893 में एग्जाम जो है इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 सुपर 10 कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे। और फिर यहाँ पे एक परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति इनकी हुई थी। शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद हुआ, यानी कि आईपीएस का उस टाइम पे शाही पुलिस का नाम दिया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश शासन से संबंधित था। तो 1920
के बाद जो है इसमें भारतीय लोग भी शामिल हुए और इन परीक्षाओं का आयोजन जो है इंग्लैंड तथा भारत 1920 के बाद जो है इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह पर होने लगा। इस टाइम पे आपने लिस्टिंग आयोग और ली आयोग की घोषणा के सिफारिश के बाद यहाँ पे पुलिस सेवा का भारतीयकरण की गति बहुत धीमी यहाँ पे देखने को मिली थी और 1931 तक 1931 तक पुलिस अधीक्षकों के कुल पदों पर 20% 20% 1931 तक जो आईपीएस का पोस्ट हुआ करता था उस पर 20% भारतीय ही नियुक्त थे। ओनली 20% यानी कि 80% कौन थे उस टाइम पे? 80% यहाँ पे 80% जो है वो ब्रिटिश के लोग ही हुआ करते थे। अब यहाँ पे यूरोपियन उम्मीदवार के अनुप्रधिकार 1939 के बाद यानी कि 1939 के बाद यहाँ पे अधिक भारतीयों ने अपना एनरोलमेंट स्टार्ट किया यानी कि यहाँ पे भारतीय पुलिस में नियुक्ति स्टार्ट होने लगी। तो अभी तक तो हमने आपको दो चीज़ें के बारे में बताई, आईएएस के बारे में और एक आपको जो है इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में। और ठीक आगे हम बात कर रहे हैं आपके सामने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अभी आया हो, तो ये भूल है। ये 1864 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि यहाँ पे भारतीय ब्रिटिश सरकार ने जो है 1864 में शाही वन विभाग की शुरुआत की थी और शाही वन विभाग के मामले में ये जो है 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया गया था। 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया गया था यानी कि 1867 से लेकर के 1885 तक शाही वन सेवा के लिए जो है अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ से की जाती थी? तो फ्रांस और जर्मनी में इन लोगों को जो है आईएफएस के लिए जो है ट्रेनिंग दिया जाता था यानी कि फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इंडिया जोड़ रहा हूँ लेकिन फॉरेस्ट सर्विस था। और फिर 1905 तक जो है लंदन के कोपर्स हिल में 1905 तक लंदन के कोपर्स हिल में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था और 1920 के बाद शाही वन सेवा के लिए जो है आने वाले भारतीय और इंग्लैंड तथा भारत में सीधा जो यहाँ पे भर्ती होने लगा। भारत में जो है प्रांतीय सेवा से इसको जो है प्रमोशन भी दी जाने लगी। अब जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो इसको जो है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के द्वारा यानी कि अखिल भारतीय वन सेवा अधिनियम 1951 के द्वारा 1966 में, याद रखिएगा 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। कब? तो आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जो कार्य है, कौन सा काम है, क्या फंक्शन है, क्या प्राकृतिक है, कितना वेतन है और नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वर्गीकृत किया गया है, जो है डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे 1887 में एटचिंस आयोग ने नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को यहाँ पे जो शाही और यहाँ पे जो है प्रांतीय अधीनस्थ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से 3 पार्ट्स में? एक तो शाही था, फिर डिस्ट्रिक्ट पर था, फिर अधीनस्थ। इन 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया। और जो शाही सेवाओं की जो भर्ती और जो नियंत्रण था वो कौन रखता था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा इन पर जो है नियंत्रण रखा जाता था। शाही सेवाओं का कंट्रोल कौन रखता था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा रखा जाता था। अब इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में
किसको? तो ब्रिटिश जो कैंडिडेट थे उनको सबसे ज़्यादा रखा जाता था, सबसे ज़्यादा इनको जो है भर्ती करवाई जाती थी। और प्रांतीय सेवाओं के लिए जो है नियुक्ति, नियंत्रण जो अधिकारी हैं वो प्रांतीय सरकार पर किए जाते थे। अब यहाँ पे भारत सरकार के जो अनुमोदन के से इन सेवाओं के लिए जो है नियम बनाए गए थे, और जो है प्रांतीय स्तर पर भारत सरकार इन सारी चीज़ों को देखभाल करती थी। अब इसकी शुरुआत जो है भारत के अधिनियम 1919 पारित होने के साथ साथ भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें संचालित हो रही थी। और शाही सेवाओं को टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। याद रखिएगा, शाही सेवाओं को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक में आपका था अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको आज आप जो है अखिल भारतीय सेवाओं में, है ना, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसको आप देखते हैं। ठीक है। और ये दूसरा जो है केंद्रीय सेवाएं, यानी कि उस टाइम पर जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड थी। तो हम बात करें केंद्रीय सेवाओं का संबंध सीधा केंद्र के द्वारा था। ये सीधा जो है सीधा नियंत्रण वाले मामले थे। और केंद्रीय सचिवालय के इसमें अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं थी, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, भारतीय डाक हो गया, तार सेवा हो गया, है ना, इसमें। और आपका जो है कस्टम सीमा शुल्क भी इसमें शामिल हो गया था। इनमें से कुछ के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति करते थे। यहाँ पे जो है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति यहाँ पे की जाती थी। और ज़्यादातर मामलों में इन सदस्य भारत सरकार की नियुक्ति तथा नियंत्रित किए जाते थे। भारत में लोक सेवा आयोग का भारत में जो है लोक सेवा आयोग का उद्गम भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार के 5 मार्च 1919 की प्रथम विज्ञप्ति में पाया जाता था, जिसमें एक ऐसे अस्थायी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख भी किया गया था। इस सर्विसेज में कई सारी चीज़ें सौंपी भी गई, विनिमय भी किया गया। और इसमें जो है व्यवहारिक रूप से जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसको मिला भी लिया गया। अगर हम अधिनियम की बात करें और इसमें धारा 90 सी क्लोज सी के बारे में बात करें, तो भारत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है, जो भारत में लोक सेवा के लिए भर्ती तथा नियंत्रण संबंधित ऐसे प्रक्रिया को वहन करेगी, जो उस परिषद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा नियमावली के अंतर्गत सौंपे जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के बाद जो है यहाँ पे निकाय और कार्य के तंत्र को लेकर के विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक पत्राचार होने के बावजूद भी स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। और यहाँ पे भारत में उच्च सिविल सेवाओं पर बने रॉयल राय जो है रॉयल आयोग, यानी जिसे हम ली आयोग के नाम के जाना जाता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो ली आयोग ने 1924 में अपनी सिफारिश की भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए थे, जिसमें संवैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी से की जाए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमने देखा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 90 सी के प्रावधानों और लोक सेवा आयोगों की जल्द स्थापना को लेकर के ली आयोग के द्वारा 1924 में ये सारी चीज़ें सिफारिश हुई। और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 में की गई। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, जिसमें आपका एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल थे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा के एक सदस्य सर रॉस वर्कर की आयोग की प्रथम इसके अध्यक्ष बने थे। कौन? सर रॉस वर्कर इस आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के प्रकारों का उल्लेख नहीं था। ठीक है। इसके कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 90 सी के उपधारा 2 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के जो है कार्य, क्या नियम होंगे, क्या कार्य होंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें उल्लेखित की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के
फेडरेशन लोक सेवा आयोग तथा भारत तथा भारत तथा प्रांत और प्रांत के समूह के लिए जो है भारतीय लोक सेवा आयोग पर जो है विचार किया गया था। अब यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 के प्रभावी होने के साथ लोक सेवा आयोग और फेडरल लोक सेवा आयोग यहाँ पे बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग था वो फेडरल लोक सेवा आयोग बना। अब फिर क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि पहले जो लोक सेवा आयोग था वो फेडरल लोक सेवा आयोग बना, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के संविधान जब स्टार्ट हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 78 संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पहचाने जाने लगा। और फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य यहाँ पे बने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर किसी प्रकार की कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो इसमें आप अपना सजेशन को दे सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।